ओके। तो कल की क्लास में हमने आपको विवाह विच्छेद के बारे में चर्चा कर रहे थे। विवाह विच्छेद मतलब जैसे किसी का विवाह हो जाए और उसके बाद दोनों क्या हो जाएं, अलग हो जाएं। तो जब विवाह होगा तो अलगाव तभी होगा। तो विवाह को हमने पूरा करने के बाद तब विवाह विच्छेद पर आए। और मैंने आपको धारा 9 के तहत भी ये बातें बताई थी कि धारा 9 ये कहता है कि यदि कोई पति और पत्नी में से दोनों को एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहता तो ऐसी स्थिति में जिला न्यायालय एक दूसरे के साथ रहने के लिए बाध्य कर सकता है। तो जिला न्यायालय ने तो कह दिया कि भैया आप लोग साथ में रहिए, लेकिन तब भी हम नहीं मानेंगे। तब ऐसी स्थिति में वो आधार क्या हो जाता है, आपका तलाक का आधार बन जाता है। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था। मैंने विवाह विच्छेद जब आपको बताया तो विवाह विच्छेद को बताते समय हमने कुछ थ्योरी बताई, कुछ सिद्धांत बताए, कुछ आधार बताए कि किस आधार पर आप विवाह विच्छेद को हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत ले आया गया। मैंने कहा हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत एक पति और पत्नी दोनों का जो संबंध था 1955 के पहले वो 7 जन्मों का था। अर्थात 7 जन्म तक हमें एक ऐसा पति मिलेगा, चाहे जैसा भी हो, लेकिन हमें उसके साथ ही रहना है। लेकिन 1955 में जब हिंदू विवाह अधिनियम बना तो उसमें ये जोड़ा गया कि यदि कोई महिला या पुरुष अपने जीवन साथी के साथ खुश नहीं है तो ऐसी स्थिति में वो अपने विवाह को समाप्त कर सकते हैं। अर्थात जो संस्कार का कॉन्सेप्ट था उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ढील दिया गया। और जब ऐसी बात कहेगी कि उसके लिए 2 आधार बताए गए, और पहला आधार क्या था? पहला आधार यह कहा गया कि पति और पत्नी का जो संबंध होता है वो विश्वास पर होता है। अब जब एक दूसरे पर विश्वास ही ना रह जाए तब ऐसे संबंध या ऐसे विवाह का फायदा ही क्या? रात को सोए हैं और सुबह आप मरे हुए मिल जाएं, आपका गला दबा दे, आपको जहर दे दे। तो जब विश्वास ही नहीं है कि हमारा जो जीवन साथी है वो हमारे साथ ईमानदार है, तो ऐसी स्थिति में जीवन मृत्यु से अच्छा है कि उस रिश्ते को ही समाप्त कर दो जहां पे विश्वास की समाप्ति हो जाए। और विवाह का अर्थ ही होता है विश्वास, और जब विश्वास समाप्त तो विवाह का क्या फायदा? पहला आधार बताया। दूसरा आधार ये कहा कि हमने कहा, क्या बताया था दूसरा आधार? दूसरा आधार ये बताया कि जो विवाह है, विवाह के माध्यम से आपको हम पुरस्कार दे रहे हैं कि आप विवाह का आनंद लीजिए, लेकिन विवाह के साथ कुछ दायित्व आपके साथ जुड़ गए कि आपको दूसरी पत्नी के साथ संबंध नहीं रखने हैं, आपको वैवाहिक जो जीवन है उस जीवन का फॉलो करना है। और हमने वो सब कुछ मानने के बावजूद भी हम उसका क्या करने लगे? उल्लंघन करने लगे। तो ऐसी स्थिति में हम क्या हो गए? विवाह के अपराधी हो गए। तो विवाह विच्छेद के माध्यम से जो उसने वैवाहिक जो कर्तव्य थे उन कर्तव्यों का उल्लंघन किया, इसलिए उसे दंड प्रदान कर दिया गया। ठीक है, तो अपराधी को दंड देने के लिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में विवाह विच्छेद की अवधारणा को जन्म दिया गया। यही 2 आधार था। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया कि ये जो आधार थे वो उसके 3 सिद्धांत थे। ये जो आधार था, इस आधार के 3 सिद्धांत थे। पहला मैंने सिद्धांत क्या बताया? गिल्टी थ्योरी, अर्थात अपराधिकता का सिद्धांत, विवाह विच्छेद का अपराधिकता का सिद्धांत। समझ में आया? अपराधिकता का सिद्धांत का मतलब कि यदि कोई गिल्टी है, उसने कोई अपराध किया है, हमने 7 फेरे तो ले लिए, पति और पत्नी बन गए, और हमने लगे अगले दिन से पत्नी को मारने। अगले दिन से हमने क्या करने लगा? मैं पत्नी को मारने। और जब अगले दिन से मैं पत्नी को मारने लगा तो ऐसी स्थिति में हमारे और पत्नी के जो संबंध थे वो क्या हो गए? समाप्त हो गए। अर्थात हमने अपराध करने लगा ना। किसी को मारना या पीटना क्या हुआ? अपराध हुआ ना, और कुछ हुआ? अपराध ही हुआ। तो यदि हम ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिससे वैवाहिक जीवन में
आप अपराध कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में इस आधार पर भी आप विवाह विच्छेद कर सकते हैं। और 1955 में जब हिंदू विवाह अधिनियम बना तो उस हिंदू विवाह अधिनियम में जो धारा 13 आपकी जोड़ी गई, वो धारा 13 इसी आपराधिकता के सिद्धांत से प्रेरित थी। सिर्फ एक ही था आपराधिकता का सिद्धांत। फिर दूसरा सिद्धांत हमने आपको बताया स्वेच्छा का सिद्धांत। स्वेच्छा का मतलब क्या हुआ? कंसेंट। पति और पत्नी में पट नहीं रही है, रोज मारा पीटी हो रही है, तो उसका भी कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए जुगाड़ क्या किया? आपस में बात कर लो, बैठ लो और कहो भैया तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। और इसके माध्यम से हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B में यह सिद्धांत जोड़ दिया गया। फिर एक सिद्धांत मैंने बताया था, उस सिद्धांत के बारे में बात करेंगे, उस पर केस लॉज भी हैं, जो असमादेह का सिद्धांत, इनइविटेबल थ्योरी ऑफ ब्रेकडाउन, जिसमें क्या हुआ कि पति और पत्नी जो साथ में रह रहे हैं, अब उनके रिश्ते इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं, वो एक दूसरे के साथ रहना ही नहीं चाहते। जब एक दूसरे के साथ वो रहना ही नहीं चाहते तो ऐसी स्थिति में इस शादी का महत्व ही क्या है? और इसीलिए 13(1) का 1 के क में ये सिद्धांत जोड़ दिया गया। ठीक, क्लियर था? कोई प्रॉब्लम यहां पर किसी को? समझ में आया? कॉपी तो निकाल लो। हाँ, वो मैं समझ रहा हूं, तब भी समझ रही हो कि नहीं? तो कॉपी तो निकालोगी। कॉपी नहीं ली हो क्या? पेज भी नहीं ली हो? दो भाई। तो बैग में सिर्फ खाने वाली चीजें हैं क्या आज? हैं? नहीं, कॉपी तो आप, हमारी क्लास में कॉपी वॉपी आपके पास रहेगी ना, तो आप लिखती रहेंगी, तो इससे क्या होगा कि आपको याद रहेगा। फिर आप कहीं से 2 पन्ने निकाल लीजिएगा, फिर अपना अपने से नोट्स बनाइएगा, जो आपको लिखाया जाएगा वो आपका अपना होगा। और इसके अलावा आपको हिंदू विवाह अधिनियम लेना पड़ेगा। ठीक है, हिंदू विवाह अधिनियम जो आता है, या हिंदू विधि आप कह देंगे तो आपको सारे अधिनियम मिल जाएंगे। एक छोटी सी किताब है जो आपको 60 और 70 रुपए की मिलेगी। ठीक है, ये आपके पास होना चाहिए। ठीक, ये 3 सिद्धांतों के बारे में मैंने आपसे बात की। और जब मैंने ये बात कही तो आपके साथ हमने सबसे पहले तो धारा 13 थी, उस धारा 13 में हमने बात किया और हमने कहा कि विवाह विच्छेद किस आधार पर कौन ले सकता है। तो इसको मैंने 3 आधारों पर डिवाइड कर दिया। पहला क्या कहा? हस्बैंड अर्थात पति या पत्नी, वाइफ, दोनों। दूसरा मैंने कहा कि सिर्फ वाइफ, सिर्फ पत्नी। और तीसरा मैंने कहा कि स्वेच्छा से पति और पत्नी दोनों। यही 3 बात कही ना। पहला कहा पति और पत्नी, दूसरा पत्नी, और फिर मैंने कहा स्वेच्छा से। फिर मैंने इसी धारा 13 में जो विवाह विच्छेद के आधार बताए गए हैं, जो ग्राउंड बताए गए हैं, उन्हीं ग्राउंड के बारे में मैंने आपको 1 बाय 1 करके बताया। और मैंने कहा कि 13 के 1 में आपको पति और पत्नी के जो आधार हैं वो बताए गए हैं, जिसमें दोनों, चाहे पति भी और पत्नी दोनों ये आधार ले सकते हैं। 13(2) में मैंने आपको बताया कि सिर्फ ये ग्राउंड सिर्फ पत्नी ले सकती है। और स्वेच्छा का, जिसमें पति और पत्नी दोनों ले सकते हैं, वो मैंने 13B में बताया। फिर मैंने बताया कि जो आपका हस्बैंड होगा और वाइफ दोनों किस आधार पर अलग होंगे। तो पहला मैंने बताया जारता के आधार पर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एडल्ट्री। अब एडल्ट्री वर्तमान समय में कोई अपराध नहीं है, लेकिन डाइवोर्स का भी ग्राउंड अब कम रह गया, उसके लिए भी कंडीशन हो गई है। ठीक है, तो पहला क्या ग्राउंड मैंने बताया? जारता। जारता के बाद मैंने दूसरा ग्राउंड बताया जो सबसे व्यापक है और जिसका सबसे ज्यादा सवाल आपसे पूछा जाता है, और वो क्या है? क्रूरता, जिसको हम क्या कहते हैं? क्रुएल्टी।
तीसरा मैंने आपको सिद्धांत बताया अभित्याग का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? अभित्याग का सिद्धांत। अभित्याग का सिद्धांत भी आपसे कभी कभी क्रुएल्टी के साथ पूछा जाता है, ठीक है, स्पेसिफिक ग्राउंड के तौर पर। इसमें एक दो बहुत लैंडमार्क जजमेंट है। बिपिन चंद्र वर्सेस प्रभावती का केस है जो अपने आप में सबसे लैंडमार्क जजमेंट है, जो आपका अभित्याग से है, जिसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद मैंने आपसे बताया कि यदि कोई समपरिवर्तन अर्थात धर्म परिवर्तन कर लिया, बताया था, यदि कोई समपरिवर्तन कर लिया। फिर मैंने बताया कोई विकृत चित्त का व्यक्ति है, अब वो पागल हो चुका है, अब वो समझ ही नहीं रहा है कि पत्नी है कि पशु, देख गला ही दबा दे रहा है, तो ऐसे व्यक्ति से क्या कहता है कि भैया पहले दूर हो जाओ, जीवन बचाओ। अगला कुष्ठ रोग। अब कुष्ठ रोग को 2019 में क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। अब इसके लिए कुछ अलग। फिर अगला संचारी यौन रोग, जैसे किसी को HIV एड्स हो गया, तब पार्टनर को क्या हो जाना चाहिए? तलाक ले लेना चाहिए। फिर मैंने क्या बताया? फिर संसार का क्या कर दे? परित्याग कर दे, सन्यासी हो जाए कि भैया मैं आपके साथ नहीं रह सकता, मैंने सन्यास ले लिया। धर्म, कर्म, अर्थ और मोक्ष, तो हम तीसरे स्थान पे जाना चाहते हैं, चौथा मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं। फिर मैंने कहा कि धारा 9 के तहत, तो ये आधार थे जिस आधार पर पति और पत्नी दोनों विवाह विच्छेद के लिए वाद दाखिल कर सकते हैं, ठीक है। अब पत्नी को सिर्फ क्या अधिकार है, इसका भी अपने आप में बहुत अच्छा ग्राउंड है। तो पत्नी को जो ग्राउंड मिला वो पहला मिला द्विविवाह, अर्थात अगर उसका पति कोई दूसरी शादी कर लेता है तो ऐसी स्थिति में इस आधार पर पत्नी क्या कर सकती है? विवाह को विच्छेद कर सकती है। दूसरा आधार क्या बताया? कि पति यदि रेप का, बलात्कार का, किसका? बलात्कार का दोषी हो या गुदा मैथु का दोषी हो या पशुगमन का दोषी हो, यही 3 शब्द हैं। यदि पति बलात्कार, गुदा मैथुन और पशुगमन का दोषी है तो ऐसी स्थिति में पत्नी पति के विरुद्ध विवाह विच्छेद के लिए याचिका दायर कर सकती है। फिर मैंने क्या बताया? फिर मैंने आपको एक अन्य बात बताया कि जैसे कोई 125 के CRPC के तहत हमने पति के खिलाफ क्या मांग दिया? भरण और पोषण, कि हमको आप मेंटेनेंस दीजिए, और कोर्ट ने कह भी दिया कि आपको मेंटेनेंस प्राप्त हो। तो भरण पोषण के दौरान यदि पति और पत्नी के साथ, पति और पत्नी के बीच किसी भी प्रकार का लैंगिक संभोग नहीं होता, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में पत्नी विवाह विच्छेद के लिए वाद दाखिल कर सकती है। और एक आखिरी सा ग्राउंड था, वो ग्राउंड बहुत ही अच्छा ग्राउंड था। यदि किसी महिला की शादी 15 वर्ष में हो जाए और वो 18 वर्ष के बाद जब अपने आप में शादी के लिए योग्य हो जाती है, तो उस 15 वर्ष की अवस्था में की गई शादी को वो इनकार कर सकती है और उस आधार पर भी वो विवाह विच्छेद कर सकती है। ये 4 ग्राउंड पत्नी को प्रदान किए गए हिंदू विवाह अधिनियम के 13(2) के तहत, ठीक। अब हम इसी के बारे में पहले कॉन्सेप्ट पर चर्चा कर रहे थे, और मैंने कहा, और आप लोगों से मैंने एक चीज और कहा था कि मैं देखिए बेयर एक्ट को मैं इसलिए क्लास में नहीं पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप बेयर एक्ट नहीं देखेंगे, ठीक है। बेयर एक्ट में जो क्रम मैंने बताया ये क्रम दूसरा है, ठीक है, लेकिन आपको बेयर एक्ट देखना है। और इसका रीजन क्या है कि जब भी आप एग्जाम में जाएंगे तो प्री के एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि क्रूरता 13(2) के क में है कि ख में है, 1 के क में है कि ख में है, अभित्याग किस में है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो एक बार आप बेयर एक्ट को जरूर रीडिंग करिए। तो 13(1) तो पति और पत्नी दोनों के लिए है और 13(2) सिर्फ पत्नी के लिए है, इतना अपने माइंड में पहले क्लियर कर लीजिए। अब देखिए कहता क्या है 13, पढ़ लीजिए नहीं तो ना।
और आप जब एमपी का एग्जाम देंगे तो एमपी के एग्जाम में अब इंटरव्यू में एक नया चीज शुरू हो गई, अब आपसे बेयर एक्ट पढ़ने के लिए भी कहा जाता है। हाँ ठीक है, तो एमपी में जब इंटरव्यू में आप जाएंगे तो वहां से आपसे वो बेयर एक्ट दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आप बेयर एक्ट की रीडिंग करिए। वो ये देखते हैं कि आपने बेयर एक्ट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, कि झूठे आप आ गए हैं। तो आज के समय में एग्जाम जो है वो एग्जामिनर जो है आपको हर तरह से टेस्ट करेगा, एनी हाउ, कभी मुस्कुराएगा, कभी गुस्सा करेगा, कभी कहेगा अरे यार तुम क्या बता रहे हो। ये सब प्रैक्टिस है आपको डिस्करेज करने की, और ये इंटरव्यू में बेसिकली होता है। एमपी ने एक नया ट्रेंड कर दिया कि चलो बेयर एक्ट पढ़ो, आधे लोग तो बेयर एक्ट पढ़ना ही नहीं जानते। तो देखिए क्या कहता है विवाह विच्छेद का 1, कोई भी विवाह यह इस अधिनियम के प्रारंभ के चाहे पूर्व अनुस्थापित हुआ हो, चाहे पश्चात, चाहे पहले से हुआ हो और चाहे उसके बाद, पति अथवा पत्नी द्वारा उपस्थित अर्जी पर विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा इस आधार पर विघटित किया जा सकेगा। अब आधार क्या है? पहला आधार है कि दूसरे पक्षकार में विवाह के अनुष्ठापन के पश्चात अपने पति या पत्नी से भिन्न किसी व्यक्ति के साथ स्वेच्छा से मैथुन किया हो, अर्थात जारता। ये क्या है? एडल्टरी। बगल में लिखते जाइएगा, बगल में लिखते जाओ, कलम भी थोड़ा चला लो। क्या हुआ? जारता। दूसरा क्या कहा कि दूसरे पक्षकार ने विवाह के अनुष्ठान के पश्चात अर्जीदार के साथ क्रूरता का व्यवहार किया है। क्लियर है? अब ये क्या हो गया? क्रुएल्टी। अब एक का देख लीजिए, एक है, फिर एक का क है, फिर एक का ख है। ध्यान दीजिएगा इन शब्दों को। दूसरे पक्षकार ने अर्जी के प्रवेश किए जाने से अव्यवस्थित पूर्व कम से 2 वर्ष की निरंतर कालावधि पर अर्जीदार को अभिव्यक्त रखा है, या दूसरा पक्षकार अन्य धर्म में संपरिवर्तित हो जाने के कारण हिंदू नहीं रह गया। तीसरा, दूसरा पक्षकार असाध्य रूप से विकृत रहा है अथवा निरंतर या आंतरायिक रूप से इस प्रकार के और इस हद तक मानसिक विकार से पीड़ित रहा है कि अर्जीदार से युक्त रूप से आशा नहीं की जा सकती कि वह प्रत्यार्थी के साथ रहे। स्पष्टीकरण मानसीकरण के बारे में क में दिया है कि मानसिक बीमारी मस्तिष्क का स्रोत या अपूर्ण विकास, मनोवृत्ति या मस्तिष्क का कोई अन्य विकार या निष्क्रियता अभिपेद से है। इसके अंतर्गत विखंडित मनस्ता है। इसका मतलब यह है कि जब व्यक्ति समझ ही ना पाए कि व्यक्ति विक्षिप्त है या किसी रोग से है, उसको लगता है कि उसकी पत्नी उसकी जान ले लेगी, इस आधार पर वो पत्नी का गला दबाने लगा। अभी आपको केसेस बताएंगे डिवोर्स में, ऐसे ऐसे केसेस हैं जिसमें आपको ऐसे ऐसे ग्राउंड्स देख के सुनाई देंगे कि पति और पत्नी भी ऐसे ऐसे चीजें कह सकते हैं। तो न्यायालय को मजबूर हो जाना पड़ता है, और तो न्यायालय ये कहता है कि भैया अब आप साथ नहीं रह सकते, चाहे ग्राउंड बन रहा है या नहीं बन रहा है, अब आप दोनों लोग अलग हो जाइए, क्योंकि आप दोनों लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ इतना ज्यादा बुरा बोल चुके कि अब आप साथ रह ही नहीं सकते। ठीक है, तो न्यायालय ग्राउंड प्रूफ ना होने के बावजूद भी न्यायालय के द्वारा पति और पत्नी को विवाह विच्छेद कर दिया जाता है कि अब आप साथ में नहीं रह सकते। ठीक है, फिर अगला ये, इसमें आप मनोवृत्ति के बारे में बताया है। दूसरा पक्षकार संचारी रूप से रजित रोग से पीड़ित रहा हो, या दूसरा पक्षकार किसी धार्मिक पंथ के अनुसार प्रवज्ञा ग्रहण कर चुका हो, दूसरा पक्षकार जीवित है या नहीं इसके बारे में 7 वर्ष या इससे अधिक की कालावधि के भीतर उसे कुछ नहीं सुना हो, जिसके बारे में यदि वह पक्षकार जीवित हो सवक्त सुना होगा। ठीक है, हाँ क्या करें? रतित रोग बताया नहीं था, यौन संसरण जो रोग या संचारी रोग है, HIV और एड्स, इसी को रचित रोग कहते हैं।
यौन जो रोग है, जैसे आपको HIV हो जाए तो आपकी पत्नी आपको छोड़ देगी। एक केस भी मैंने बताया था एक्स बनाम वाई का, जिसमें एक पुरुष का एक महिला के साथ विवाह हो रहा था, ठीक है, और उस पुरुष की मेडिकल रिपोर्ट चेक की गई और उसमें उसका HIV निकल गया। तो उसका फिर क्या हुआ, अस्पताल वालों ने बता दिया महिला से कि इस व्यक्ति के साथ शादी मत करो, HIV पीड़ित है। तो उस व्यक्ति ने अस्पताल वालों के खिलाफ रेट फाइल कर दिया, कहा कि ये मेरी निजता का उल्लंघन है। और इस बार यूपी जुडिशरी के केस में यही केस लॉ पूछ लिया था, यूपी जुडिशरी के मेंस में इसी केस लॉ को पूछ लिया गया था। तो ये सारी चीजें आती हैं एग्जाम में, इसीलिए कंसेप्ट को क्लियर करिए। इसको पढ़ाने में हमको बहुत बोरिंग लग रहा है, हम चाहते हैं आप लोग अपने से पढ़ लीजिए। जो मैंने ग्राउंड बताया वही ग्राउंड है, इसमें और कुछ नहीं है। और मानसिक और विकृत रूप वाले में मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका है कि यदि कोई व्यक्ति यह समझने में सक्षम नहीं है कि विवाह की प्रकृति क्या है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह विच्छेद कर लेना चाहिए, वो नेचर ही नहीं समझ पा रहा है। दूसरा देखिए, विवाह का कोई पक्षकार, ठीक है, किस आधार पर उसको मिलेगा, तो इसमें 10 और 9 दो आधार हैं, 10 और 9। 10 में जो आपका न्यायिक पृथक्करण की बात करता है, अर्थात न्यायिक पृथक्करण में जो आधार होंगे वही आपके विवाह विच्छेद में भी होंगे। और फिर दूसरा आपको पत्नी विच्छेद के आधार में बताता है। तो पत्नी के बारे में क्या कहता है दूसरा, कि इस अधिनियम के प्रारंभ में या पूर्व अनुस्थापित विवाह की दशा में पति ने ऐसे प्रारंभ के पूर्व फिर विवाह कर लिया था, या कि अर्जीदार के विवाह के अनुष्ठान के समय पति की कोई ऐसी दूसरी पत्नी जीवित थी जिसके साथ उसका विवाह ऐसे प्रारंभ के पूर्व हुआ था। ठीक है। दूसरा कि पति विवाह के अनुष्ठान के पश्चात बलात्संग, बलात्कार जिसको कहते हैं, गुदा मैथुन या पशुगमन का दोषी रहा है। और तीसरा, हिंदू दत्तक भरण पोषण के अंतर्गत के दौरान यदि पति और पत्नी में किसी भी प्रकार का संभोग नहीं होता, तो ये आपका तीसरा हो गया। अब इस पूरी लाइन से पढ़ने का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। और चौथा यही कहा कि यदि विवाह 15 वर्ष की आयु में हो जाने के पूर्व अनुस्थापित किया गया है, तो जैसे ही वो 18 वर्ष की आयु प्राप्त करेगी, वो पूर्व विवाह का निराकरण कर दिया जाएगा। इस आधार पर भी वो क्या ले सकती है, विवाह विच्छेद। बहुत आसान तरीकों में डायग्राम के पॉइंट से बता दिया है, इसके सिवा और कुछ है नहीं। ये डायग्राम बनाए और उसी के साथ जोड़े, विवाह विच्छेद कंप्लीट। एग्जामिनर अपने में ही खुश हो गया कि वाह रे सेठ, इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है, बस इतना ही लिखना है। तो कल हम पहले ग्राउंड पे बात कर रहे थे अभेद्यता का सिद्धांत, जिसको हम कहते हैं। एडल्ट्री के बारे में बात इसलिए नहीं की कि एडल्ट्री अब अपराध रह ही नहीं गया है, साइंट जोसेफ के उसको आईपीसी से भी हटा दिया गया। उसका आधार क्या था कि महिलाओं को एडल्ट्री में शामिल ही नहीं किया गया, लेकिन महिलाओं के खिलाफ तलाक का आधार जरूर ये था। और यदि महिला एडल्ट्री में रह रही है तो उसे मेंटेनेंस भी नहीं मिलेगा, 125 सीआरपीसी में भी है। तो एडल्ट्री का महत्व, मैं आपसे सीधी कहा कि विवाह विच्छेद के जो आधार हैं आपको पढ़ाएंगे, तो उन आधारों को लेकर हमेशा ही आपसे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। और ये सवाल आपके किसी भी स्टेट में, चाहे आप क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश का देंगे, बिहार का देंगे, अदर स्टेट का देंगे, वहां से भी आपको डिवोर्स से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। और यही एक ग्राउंड है। तो प्री में जो सवाल बनेगा कि किस में है, सबसे कठिन सवाल यही है, 13(1) में है कि 13(1) क में है कि 13(1) ख में है। सबसे कठिन सवाल यही पूछा जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि बेयर एक्ट को, इस पॉइंट को आसानी से जिस आधार पर डायग्राम बनाया हूं उस आधार पर लिखते हुए याद कर लीजिएगा, और एक बार उसके बगल के चीजों को देख लीजिएगा। जब मैंने कहा कि विवाह विच्छेद में पहला जो मैंने बात की, मैंने क्या, अभित्याग, अभित्यजन जिसको उसमें कहा गया है, हमने इसको नॉर्मली क्या कर दिया, अभित्याग। अभित्यजन बोलने में थोड़ा टफ लग रहा है, लेकिन अभित्याग एकदम सही लग रहा है, दोनों का मीनिंग सेम है। तो अभित्याग का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति, जैसे कोई एक्स और वाई है और दोनों ने क्या किया, पति और पत्नी की तरह विवाह कर लिया। अब ना एक्स वाई के साथ रहना चाहता है, ना वाई एक्स के साथ रहना चाहती है, दोनों एक दूसरे से भागना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में इसी को हमने कहा
अभित्याग, अर्थात हमारे जो कर्तव्य हैं, हमारा जो व्यवहारिक कर्तव्य है, उस व्यवहारिक कर्तव्य से हम क्या होना चाहते हैं? दूर होना चाहते हैं। तो जब हम व्यवहारिक कर्तव्य से दूर होना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में इस विवाह का कोई अर्थ नहीं रह गया। इसलिए हमने कहा कि हम इस विवाह को विच्छेद कर लेंगे। अर्थात जिसको हम कहते हैं भगोड़ा, जो शादी के कर्तव्य से क्या हुआ? भाग गया। अब फिर मैंने बताया कि ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी 3 प्रकार की थी। 3 प्रकार के अभित्याग हो सकते हैं, और पहला जो अभित्याग होता है वो होता है वास्तविक अभित्याग। कौन सा अभित्याग? वास्तविक अभित्याग। दूसरा जो होता है वो होता है आणविक अभित्याग, और तीसरा मैंने बताया था जानबूझकर उपेक्षा करना। ठीक, तो सबसे पहले हम वास्तविक अभित्याग को भी हम 5 भागों में विभाजित कर देते हैं। इसी आधार पर वास्तविक अभित्याग को भी देखा जाएगा। तो पहला आधार क्या होगा कि अभित्याग का तथ्य क्या है? पहला क्या है? तथ्य, अभित्याग का तथ्य। दूसरा क्या है? अभित्याग की इच्छा। अब हमारी इच्छा मात्र है कि हम अपनी पत्नी के साथ नहीं रहेंगे, लेकिन हम लगातार अपनी पत्नी के साथ रह रहे हैं ना। हम रोज इच्छा कर रहे हैं कि हम ऊब चुके हैं, अब घर हमको छोड़ना है। हमारे पापा हमेशा कहते हैं अब हम ऊब चुके हैं, हरिद्वार में जाके वो करेंगे, लेकिन आज तक कुछ किए नहीं। तो वो क्या होगी? उनकी इच्छा। तो ये इच्छा होना भी त्याग नहीं है जब तक आप तथ्य नहीं करेंगे। अगला ये औचित्यपूर्ण कारण के, जो ये होना चाहिए बिना औचित्यपूर्ण कारण के होना चाहिए। बिना औचित्यपूर्ण, कोई औचित्य नहीं है, बिना औचित्यपूर्ण कारण के होना चाहिए। अगला सम्मति से नहीं होना चाहिए, हम सम्मति ले लिए और फिर अगला मैंने कहा कि 2 वर्षों की जो अवधि है वह पूर्ण होनी चाहिए। अब तुरंत शादी की और तुरंत भाग गए तो इसमें अभी त्याग का नहीं आएगा। ठीक है, 2 वर्ष की जो अवधि है वो पूर्ण होनी चाहिए। अब इसी के बारे में हम बार बार बात करेंगे, और सबसे पहले हम बात करेंगे तथ्य और इच्छा के बारे में। तथ्य और इच्छा के बारे में कोई प्रॉब्लम, कोई इशू? तथ्य एवं इच्छा। तथ्य का मतलब जैसे कोई एक्स है और वाई, दोनों क्या है? पति और पत्नी। अब एक्स ने वाइफ के साथ जहां रह रहा था, मान लीजिए एच उसका हाउस है, उसने इसके साथ रहना छोड़ दिया, ये क्या हो गया? तथ्य हो गया। इच्छा का मतलब एक्स और वाई दोनों साथ में रहते हैं, तो एक्स और वाई जब दोनों साथ में रहते हैं और एक्स की इच्छा है कि मैं वाई को छोड़कर कहीं और चला जाऊं, इन्होंने इच्छा किया, लेकिन लगातार वो उसी घर में रह रहा है, उसी के साथ रह रहा है, तो ये क्या हो गई? इच्छा। अब तथ्य अभित्याग है कि इच्छा, ये बात न्यायालय के समक्ष आएगी। तो लिखिए थोड़ा, वास्तविक अभित्याग में यह आवश्यक है कि प्रतिपक्षी ने
वैवाहिक घर का परित्याग किया है। प्रतिपक्षी ने अर्थात दूसरे पक्ष ने वैवाहिक घर का परित्याग किया है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्यक्ति यह निश्चित करता है, यदि कोई व्यक्ति प्रत्येक रात्रि को यह निश्चित करता है कि वह अगले दिन सुबह घर का परित्याग कर देगा, लेकिन अगले दिन सुबह उसने घर का परित्याग नहीं किया। अतः उसकी इच्छा तो है घर छोड़ने की, पर उसने घर नहीं छोड़ा। अर्थात उसने अभित्याग नहीं किया। समझ गए? क्लियर हो गए ना? इससे क्या बात निकल कर आई वो बात हम आपको बाद में बताते हैं। एक इंग्लिश वाद है मेरी बनाम मेरी, मेरी बनाम मेरी, ये वाद है 1963 का। ये वाद कब है? 1963 का। इस बात में जो पत्नी है, फैक्ट समझ लीजिए, इसमें जो वाइफ है वो इस बात से पीड़ित है कि उसका पति, एक उसको भ्रम है कि उसका पति उसकी हत्या कर देगा। उसको एक बीमारी होती है जिसमें भ्रम उत्पन्न होता है। इसको एक भ्रम की बीमारी है कि अगर वो अपने पति के साथ रही तो ऐसी स्थिति में उसका पति उसकी हत्या कर देगा या तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो वह पति का साथ छोड़कर अपने मायके में चले जाती है। तो क्या यहां पर अभित्याग हुआ कि नहीं हुआ, यह आपसे पूछ रहा हूं। उसको भ्रम है कि यदि वह अपने पति के साथ रही तो ऐसी स्थिति में उसकी मृत्यु हो जाएगी, और मृत्यु से बचने के लिए उसने अपने उस घर को छोड़कर अपने मायके में चली गई, अपने फादर के घर चली गई। तो क्या ऐसी स्थिति में उसने अभित्याग किया कि नहीं? बिल्कुल किया भाई, हमने तो घर त्याग दिया ना। हमने अभी तक कहा कि हमारा तथ्य था कि हम वहां थे, तथ्य था कि हम रहेंगे या नहीं रहेंगे। जब हम वहां छोड़कर दूसरी जगह चले गए तो अभित्याग हो गया ना। तो अभित्याग का हम क्या हो गए? दोषी हो गए। अर्थात इस आधार पर हम विवाह विच्छेद प्राप्त कर सकते हैं। तो लिखिए, इस वाद में पत्नी को यह भ्रम था, इतना वाद आप लोग पढ़ लेंगे कि कुछ दिन बाद आप लोगों का मन ही नहीं करेगा कि विवाह करें। ठीक है, इसीलिए थोड़ा केस कम पढ़ाएंगे। ठीक है, हम नहीं चाहते कि ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो। इस वाद में पत्नी को यह भ्रम था
कि यदि वह पति के साथ रहेगी तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। अर्थात उसे भ्रम था। और वो पति को छोड़कर मायके चली गई। और वो पति को छोड़कर मायके चली गई। मायके तो जानते हैं ना आप लोग, जानते हैं ना मायका? हिंदी में मायका कहते हैं, मतलब अपने पिते के घर या अपने भाई के घर। तो क्या होता है आपका मायका। तो लड़कियों की जब शादी हो जाती है तो उस समय उनकी अगर अपनी पत्नियों से अपने उनके मायके की बुराई मत करना। अगर कर दिए तो समझ लो फिर तुम्हारा अगला दिन अभित्याग ही होगा। इसलिए इन सब चीज़ों से बच के रहना। न्यायालय ने इसे अभित्याग पाया। न्यायालय ने इसे अभित्याग कहा। उपरोक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि अभित्याग के गठन के लिए अभित्याग का तथ्य, गठन के लिए अभित्याग का तथ्य एवं अभित्याग की इच्छा दोनों साथ साथ हों। और जिस भी क्षण ऐसा हो जाता है उसी समय अभित्याग गठित हो जाता है। ठीक है। अब एक वाद लिखिए। बिपिन चंद बनाम प्रभावती। अब ये 1955 के पहले अधिनियम का इवेंट है। तो बिपिन चंद बनाम प्रभावती बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है आपके अभित्याग का। इससे बड़ा लैंडमार्क जजमेंट कोई नहीं है। इसी लैंडमार्क जजमेंट से आप अभित्याग का सिद्धांत समझेंगे। इसमें जो है बंबई फैक्ट अपने से समझिए। बंबई हिंदू विवाह विच्छेद, बंबई हिंदू विवाह विच्छेद 1947 के तहत यह मामला था। इसमें बिपिन चंद की जो शादी है वो प्रभावती से 1942 में हुई। बिपिन चंद की शादी प्रभावती से 1942 में हुई और यह शादी 4 वर्षों तक एकदम अच्छे से चल रही थी बिना किसी रोक टोक के। 1942 में जब ये शादी हुई और 4 वर्षों तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी और बिपिन चंद प्रभावती के साथ अपने घर में, बिपिन चंद
अरे लिखते चलो, फिर लिखाएंगे क्या इतना बड़ा केस। विपिन चंद्र, अच्छा रुक जाइए, समझ लीजिए, मत लिखिए। विपिन चंद्र प्रभावती के साथ अपने घर में अपने माता पिता और उसकी 2 अविवाहित बहनों के साथ रहता था। अविवाहित बहनों के साथ रहता था। 1946 में इसके एक परिवार का मित्र मित्र था महेंद्र, वो आकर इनके साथ रहने लगा। ठीक है। और जो विपिन चंद था, ये 1947 में मुंबई को छोड़कर किसी कार्यवश लंदन में गया हुआ था। 1947 में किसी कार्यवश ये लंदन में गया था। अब देखिए, जब 1947 के बाद यह घर वापस लौटा लंदन से, तो उसके पिता ने, विपिन के पिता ने यह कहा कि उसकी पत्नी जो है प्रभावती, उसका महेंद्र के साथ नाजायज संबंध हो गया है। और इसके प्रूफ में उसने प्रभावती के लिखे हुए कुछ पत्र उसको दिखाए और कहा कि देखिए, ये कुछ पत्र हैं और इन पत्रों से ये प्रूफ होता है कि प्रभावती का महेंद्र के साथ क्या था, संबंध था। अब जब ऐसी स्थिति हो गई, तब क्या हुआ? लेकिन प्रभावती ने जो उसके ऊपर आरोप लगाए गए, उस आरोपों को इंकार किया और कहा कि जो पत्र पिताजी दिखा रहे हैं, इस पत्र में हमारा कोई रोल नहीं है, अर्थात वो हमारे पत्र नहीं। पहला फैक्ट ये हुआ। अब जो प्रभावती थी, प्रभावती ने 1947 में, फैक्ट को समझिएगा, इसी फैक्ट से सारा इवेंट रहेगा। प्रभावती ने 1947 में अपनी चचेरी बहन के विवाह में शामिल होने का बहाना बनाकर, अपनी चचेरी बहन के विवाह में शामिल होने का बहाना बनाकर वह अपने पिता के घर चली गई। किसके घर चली गई? पिता के घर चली गई। लेकिन वह वापस लौटकर नहीं आई। 1947 को ही के समय ही पति ने वकील के माध्यम से एक चिट्ठी प्रभावती के पिता के पास भेजी और यह कहा कि आप वापस लौट आओ। ठीक है। और इसमें यह भी लिखा कि आपके जो अनुचित संबंध थे महेंद्र के साथ, इसका आपको दोषी भी ठहराया गया। लेकिन पत्नी ने, पिता ने क्या किया? पिता ने यह कहा कि पत्नी को हम वापस भेज रहे हैं। पिता ने कहा कि हम प्रभावती को आपके पास वापस भेज रहे हैं। लेकिन फिर उसके बाद उस पत्र के जवाब में विपिन ने यह लिखा कि अब उसको यहां पर वापस आने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, और इसी आधार पर उसने विवाह विच्छेद किया, और वो आधार था अभित्याग। तो क्या अभित्याग हुआ कि नहीं? केस समझ में आ गया ना? हाँ बताइए। हाँ, इस पूरे फैक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। पहला पार्ट, जब वो बिना बताए अपनी चचेरी बहन की शादी का बहाना लेकर अपने पिता के पास चली गई, तो ऐसी स्थिति में उसने यहां पर अभित्याग कर दिया। इंटेंशनली गई थी। लेकिन जब उसके पति ने, उसके पिता ने जब कहा कि मैं उसको वापस भेज रहा हूं, तो दूसरे पक्ष में अर्थात वो अभित्याग नहीं हुआ। ठीक है, पहला पक्ष तो अभित्याग कर रहा है, लेकिन दूसरा पक्ष अभित्याग
नहीं कर रहा, उसके पति ने कहा कि अब उसको वापस आने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, तो अभित्याग नहीं हुआ। लेकिन न्यायालय ने इन दोनों को कहा कि आप दोनों लोग मुक्त हो जाइए, ठीक है, अब आगे आप लोग सही नहीं है। लिखिए थोड़ा फैक्ट, समझ में आ गया ना? कोई इशू ऑनलाइन? बिपिन चंद्र प्रभावती, इसका साइटेशन मेरे को पता नहीं है, आप लोग नेट से देख लीजिएगा अगर जरूरत पड़ेगी। ये 1950 का ही मैटर है, जिस समय आपका ऑल इंडिया रिपोर्टिंग नहीं हुआ था उसके पहले का है, इसीलिए इसका साइटेशन पता नहीं। बिपिन चंद्र बनाम प्रभावती अभित्याग का सबसे महत्वपूर्ण वाद है। इसको चैट पे करिए। महत्वपूर्ण वाद है। इस वाद में यह मुकदमा, या लिखिए यह मुकदमा बंबई हिंदू विवाह विच्छेद 1947 के तहत दाखिल किया गया। इसमें बिपिन चंद और प्रभावती की शादी, इस वाद में बिपिन चंद और प्रभावती की शादी वर्ष 1942 में संपन्न हुई। और वे अपना वैवाहिक जीवन सुखपूर्वक व्यतीत कर रहे थे। पति का परिवार संयुक्त परिवार था, जिसमें बिपिन चंद के माता पिता और 2 अविवाहित बहनें साथ रहती थी। शादी के उपरांत बिपिन एवं प्रभावती से एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ। उन्नीस 1946 में एक साथ लाइन में, फैक्ट अलग अलग लाइन में नहीं लिखा जाता, एक साथ लाइन में। 1946 में उसका पारिवारिक मित्र महेंद्र उसके साथ रहने के लिए आया। और 1947 में व्यापार के सिलसिले में बिपिन चंद्र को लंदन जाना पड़ा।
जब वह घर वापस लौटा तो उसके पिता ने उसकी पत्नी प्रभावती और महेंद्र के बीच नाजायज संबंध स्थापित हो गए। ऐसा कहा। और उसने और उनके पिता ने इस तथ्य को साबित करने के लिए पत्नी के लिखे हुए कुछ पत्र भी दिखाए। जिसे पत्नी के द्वारा इनकार कर दिया गया। लेकिन उसके अगले ही दिन प्रभावती ने चचेरी बहन के विवाह का बहाना बनाकर पिता के घर चली गई। और वह वापस लौटकर नहीं आई। और पति ने उसे पत्र लिखा, उसके पिता को पत्र लिखा। और पति ने उसके पिता को पत्र लिखा और ये कहा कि वह उसके पुत्र को वापस भेज दे। उसके पिता ने इसके जवाब में यह लिखा कि वह 4-5 दिनों में पिता ने यह लिखा कि वह 4-5 दिनों में बंबई वापस आ रही है। लेकिन पति ने उसके जवाब में कहा कि उसे वापस आने की जरूरत नहीं है। ठीक, क्लियर फैक्ट।
अब आइए जजमेंट। अब जजमेंट जो मैंने आपको बताया, किस वाद में न्यायालय ने पूरे तथ्य को दो भागों में विभाजित किया। प्रथम भाग जिसमें वह बिना किसी को बताए अर्थात झूठा बहाना लेकर पिता के घर चली गई, अर्थात इस तथ्य में उसने अभित्याग किया। लेकिन दूसरे तथ्य में पति के द्वारा पत्नी के घर वापस लौटने के प्रयत्नों को, पत्नी के वापस लौटने के प्रयत्न को विफल कर दिया। इस प्रकार न्यायालय ने यह कहा कि महिला किसी भी प्रकार से अभित्याग की दोषी नहीं है। ठीक है, क्लियर? कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? ऑनलाइन ऑफलाइन मुस्कुराते हुए बताइए। समझ में आ गया ना? फैक्ट हमने सीधा कहा कि प्रथम भाग में तो उसने दोषी है, लेकिन दूसरे भाग में जब उसने प्रयास किया कि हम पुनः घर वापस आ जाएं, तो आपने कहा कि नहीं, अब तुमको आने की कोई जरूरत नहीं है, अब तुम वहीं पर रहो। तो अर्थात महिला ने किसी भी प्रकार से अभित्याग नहीं किया। अभित्याग का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से कोई घर छोड़े। समझे? क्लियर? एक केस और लिखिए, लक्ष्मण बनाम राधा। इस वाद में भी जो मुकदमा है, जो मैटर है ना, वो सेम वही है जो मैटर आपको इसके पहले प्रभावती में मिला। यही मैटर यहां पे, लेकिन यहां पे थोड़ा तथ्य अलग हो जाता है। अगर आप जैसे ही पढ़ेंगे वैसे ही आपको इसका मैटर पता चल जाएगा। और ये वाद है 1954 का। इसमें पत्नी और पति दोनों संयुक्त परिवार में रहते हैं। पत्नी और पति, इसको लिखेंगे नहीं, अपने से ही नोट करते जाइए। पति और पत्नी संयुक्त परिवार में रहते हैं और इनका विवाह 1946 में संपन्न हुआ। और इनका विवाह कब हुआ? 1946 में। और इनसे एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ। अब क्या हुआ कि जो पत्नी है, इसके जो माता पिता हैं वो बहुत ज्यादा धनाढ्य हैं, बहुत अमीर व्यक्ति थे। तो 1954 में पत्नी ने बिना किसी को बताए, 1954 में पत्नी ने बिना किसी को बताए
पति का घर छोड़कर, बिना किसी को बताए पति का घर छोड़कर कहां चली गई? पूना, अपने पिता के पास, मायके चली गई। ठीक है, समझ में आया ना? पति का घर छोड़कर पूना अर्थात अपने मायके चली गई, और मायके के जाने के बाद खूब अपना एंजॉय करने लगी और विदेश में भी यात्रा उत्रा करने लगी, अपना जीवन का और विदेशों की यात्रा करने लगी। कौन? पत्नी। पति बार बार पत्र करता रहा कि वापस आ जाओ, वापस आ जाओ प्रिय, वापस आ जाओ। प्रिय का कोई जवाब नहीं आ रहा है, बस आ जाएंगे, 2-4 दिन में आ जाएंगे। ठीक है, और बार बार ये कहती थी कि उसका हेल्थ सही नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वापस नहीं आएगी। अंत तक भी वो वापस नहीं आई। ठीक है, ठीक, क्लियर? प्रिय वापस आओ, प्रिय वापस आओ, लेकिन प्रिय ने कहा कि हम पिता के घर में प्रिय से हैं, अब हमको कहीं और नहीं जाना है। तो अब न्यायालय के समक्ष ये मुद्दा आया कि तब पति ने पत्नी से इस आधार पर तलाक की मांग की, अब तुम हमारा छुटकारा छोड़ो और हमारे बच्चे को हमें दे दो। इस वाद में न्यायालय ने पूरी परिस्थितियों का अवलोकन किया। लिख लीजिए, इस वाद में न्यायालय ने पूरी परिस्थितियों का अवलोकन किया और यह कहा कि यहां पत्नी के द्वारा अभित्याग गठित होता है। बार बार कह रहे हैं वापस आ जाओ, लेकिन वापस तो आना नहीं है। ठीक है, समझ गए? कोई प्रॉब्लम? एक केस और लिख लीजिए, अच्छा इशू है। वो केस है रोहिणी कुमारी बनाम नरेंद्र सिंह। रोहिणी कुमारी बनाम नरेंद्र सिंह, 1972। कुमारी बनाम नरेंद्र (1972). अब इस मामले में क्या था? इसमें फिर देखिए, पति और पत्नी ने 1954 में क्या किया? विवाह किया। कब किया? 1954 में। इसमें क्या हुआ? विवाह संपन्न हुआ। ठीक है, 1957 तक दोनों क्या किए? अपनी इच्छा से खूब अच्छे से रह रहे हैं। 1957 में पत्नी ने अपने जो आभूषण थे, जैसे प्रेजेंट टाइम में भी होता है, पत्नी के द्वारा अपने आभूषणों को लेकर अपने मायके चली गई। कहां चली गई? मायके। लिख लीजिए फैक्ट, तो इतना तो याद रहे ना, मायके चली गई। लिखाना पड़ेगा क्या? ऐसे ही नोट करते चलो ना यार, हर चीज लिखाएंगे ना तो इंडिया जो है छोटी पड़ जाएगी। अब हिंदू ला हम 1 साल हिंदू ला ही पढ़ाते रह जाएंगे, तो थोड़ा बहुत खुद भी प्रयास करो, नोट्स तो मिलेगा ही,
खुद लिखोगे, यही नोट्स आपके काम का है। टेस्ट सीरीज में जब लिखोगे, ऐसे आंसर लिखोगे, तो कौन एग्जामिनर नंबर नहीं देगा। और तुम लोग अगर कभी मेंस की कॉपी देखोगे ना, तो मेंस की कॉपी में इतना खराब लोग लिखते हैं ना, तब भी नंबर मिल जाता है। क्यों? क्योंकि मजबूर है, सब ऐसे ही लिखे हैं। तो उसमें जो हल्का सा अच्छा लिख दिया ना, वो सिलेक्शन पा लेता है। अब करने वाले तो प्रोफेसर ही हैं। तो जो प्रोफेसर होगा, जो सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट होगा, वही वो सब्जेक्ट चेक करेगा। ठीक है? तो जो स्पेशलिस्ट होगा वो स्पेशलिस्ट चीज़ें जानता है ना, इसमें इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस कौन सा है। अब किसी से आप पूछेंगे बिपिन चंद्र प्रभावती, तो ये भी आप अभित्याग के सिद्धांत का डिस्कशन कर रहे हैं और आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो अभित्याग के सिद्धांत में जब तक आप बिपिन चंद्र प्रभावती का केस डिस्कस नहीं करेंगे, तब तक आपका वो आंसर राइटिंग ही जीरो है। राम सेवक मतलब ग्राउंड ही तलाक के ग्राउंड होते हैं। हमने सिर्फ एक सिद्धांत को बात किया। हमने कहा अभित्याग के आधार पर हमने एक के साथ अनेक ग्राउंड होते हैं कि पत्नी रोज हमको गाली देती है, मारती है, पीटती है, ये भी ग्राउंड है। लेकिन जो मेन ग्राउंड होता है, उस ग्राउंड के तहत हम उस लैंडमार्क जजमेंट को लेते हैं। जैसे कभी आप लोग वकालत अगर करेंगे, तो वकालत में जब वकील लिखता है, तो पहला ये भी लिखेगा, फिर कहेगा क्या कहते हैं कि ये बहुत क्रुएल्टी है, हमारे रिश्तेदारों को गाली देती है, खाने में नमक ज़्यादा कर देती है, ये कर देती है, वो कर देती है, सारी चीज़ें लिखी जाती है। यही सब भाग होता है जो आधार बनाए जाते हैं। अब जो आधार आपने प्रूफ कर दिया, वही आधार हो गया। ठीक है? अब झूठा किसी का आरोप लगा दीजिए, ऐसा नहीं वैसा है, तो गलत हो जाएगा ना। इसीलिए हमेशा एकदम कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए कि जो जजमेंट आपके पूछे जाते हैं, उसके अलावा भी डिफरेंट ग्राउंड होते हैं, लेकिन वो ग्राउंड सबसे इंपॉर्टेंट था, इसीलिए वो केस उस ग्राउंड का लैंडमार्क जजमेंट बन गया। अब जब आप राइट टू लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में पढ़ते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जब ए.के. गोपालन का वाद हुआ, तो ए.के. गोपालन के बाद मेनका गांधी का वाद आते आते, जब अनुच्छेद 14, 19 और 21, ये मेनका गांधी के पहले में कहा गया कि ये तीनों अलग हैं, तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। लेकिन जैसे ही अनुच्छेद 21 आया और जैसे ही मेनका गांधी का जजमेंट आया, उसमें कहा कि अनुच्छेद 14, 19 और 21 एक दूसरे से कनेक्टेड। इसीलिए इस बार एग्जाम में सवाल भी पूछ दिया, इफ दो फंडामेंटल राइट कन्फ्लिक्ट टू ईच अदर, देन व्हाट हैपन। यदि दो मूल अधिकार आपस में संघर्ष करते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उस प्रभाव की चर्चा करिए। तो आपको ए.के. गोपालन, मेनका गांधी, यही चीजें लिखना था। कुछ तो स्टूडेंट समझ ही नहीं पाए क्या है, जिन्होंने प्री तो निकाल लिया, मेंस का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो मुंह बाके बैठे रहे, अरे पता नहीं कहां सवाल पूछ लिया, नेट पे डाल रहे हैं, नेट पे भी आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है? तो उसका आंसर ये है, लॉजिक उसका ये है। उस लॉजिक को आपको समझना पड़ेगा। ऑनलाइन तो क्या हुआ, पत्नी कहां चली गई, मायके चली गई, और पति बार बार बुलावा दे रहा है कि वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। पत्नी क्या कर रहा है, बार बार पत्नी को कह रहा है वापस आ जाओ। तो पति ने उसके खिलाफ क्या किया, या तलाक का वो कर दिया। तो पत्नी ने अपने ग्राउंड में कहा कि मैं जब पति के घर में रह रही थी, तो पति ने हमारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया, अभद्र व्यवहार किया, गाली गलौज करता था, मारता पीटता था। इसलिए हमने अपने ससुर से, और इसके कारण हम क्या हो गए, हृदय रोग से पीड़ित हो गए। तो हमारे ससुर ने हमको कहा कि तुम अपना इलाज कराने के लिए अपने मायके पर चली जाओ। लिखाना पड़ेगा, सब लिखा ही दे। अच्छा लिखिए, इस वाद में पक्षकार 1954 में विवाह संस्कार में बंधे, 1954। आपको आश्चर्य होगा कि बिहार में 100 में से 80 नंबर सिर्फ गर्ल्स पाती हैं, 20 नंबर
तो बस नहीं चलता, नहीं तो 20 भी दे दें। चलिए आगे। तो 1954 में विवाह संस्कार में बंधे, 1957 तक एकदम सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत किए। 1957 तक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। उन्नीस में पत्नी के द्वारा चलिए तब तो अच्छा बात है, आपको आता है। 1957 में पत्नी के द्वारा अपने वस्त्र एवं आभूषण को लेकर अपने मायके चली गई। पति के बार बार बुलाने पर भी वापस नहीं आई। बार बार बुलाने पर भी वापस नहीं आई। फिर पति ने उनके खिलाफ विवाह विच्छेद का वाद दाखिल किया। पत्नी ने यह कहा कि जब वह अपनी पत्नी के साथ रहती क्या कहा? पत्नी ने यह कहा कि जब वह पति के साथ रहती थी उस समय उसके साथ अभद्र और अशिष्ट व्यवहार किया गया। और जिसके कारण वह हृदय रोग से पीड़ित हो गई। और उसके ससुर ने उसे इलाज कराने के लिए मायके भेज दिया। और इसी दौरान पति के द्वारा दूसरा विवाह भी कर लिया गया। न्यायालय ने यह कहा कि अभित्याग का अर्थ पृथक निवास या पृथक रहना नहीं, बल्कि अभित्याग के लिए यह अनिवार्य है कि वह वैवाहिक संबंधों को
स्वेच्छा द्वारा अस्थायी रूप से समाप्त कर दिया गया हो। ठीक है, क्लियर। अब देखिए न्यायालय ने ये कहा, अब इसने कहा कि दूसरा विवाह कर लिया, तो उस न्यायालय ने कहा कि जब पति का आपको पता चला कि पति ने दूसरा विवाह कर लिया, तब आपको पति के पास आना चाहिए था। अब आपको विवाह, उसके विवाह करने के कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा, और जब आपको उसके विवाह करने से कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा तो पति और पत्नी का संबंध ही क्या, अब आप वैवाहिक संबंध रखना ही नहीं चाहते। ठीक है, तो न्यायालय ने इस बात को इस हिसाब से डिफाइन किया। समझ गए? कोई प्रॉब्लम? 2-3 पॉइंट और हैं इसमें अभित्याग में। कल अभित्याग और क्रूरता पर हम चलेंगे, जो आपका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, और यहाँ से सवाल इतने ज़्यादा आते हैं, कभी कभी एग्जाम्पल बेस्ड, प्रॉब्लम बेस्ड आ जाता है, इसीलिए मैं इन केसों का फैक्ट आपको बताता हूँ। मैंने सोचा था कि आज आपको एक अच्छा केस बी भगत वर्सेस डी भगत का केस बताऊंगा। ये बहुत लैंडमार्क जजमेंट है क्रुएल्टी पर। ठीक है, 1994 में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा डिसाइड किया गया था, और जिसमें रेड्डी साहब ने जजमेंट दिया था। दाते वर्सेस दस्ताने वर्सेस दस्ताने का केस है, ये भी आपके क्रुएल्टी, मेंटल क्रुएल्टी संबंधित है। ये सब केस आपसे बहुत लैंडमार्क जजमेंट है जो हम आपसे चर्चा करेंगे। ये क्यों इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बार बार सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय में भी यही जजमेंट का डिस्कशन करता है। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू मे आस्क। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, हरेंद्र सिंह राणा एंड अदर्स स्टूडेंट। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम तो बताइए। कुछ बोलेंगे आप? अच्छा, आ गया नो। और दूसरे और को श्रुति के अलावा